नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा। सभी के लिए मतलब जो लोग बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जैसे रीट, यूपी टेट, DSSB, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और ऊपर से जो बच्चे क्लास 6 to 10 पढ़ रहे हैं और उनके ग्रामर के लिए भी, व्याकरण के लिए भी ये जो पार्ट है, ये जो आज का वीडियो है ये बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। और संस्कृत वर्णमाला में क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 42 स्वर और व्यंजन होते हैं। तो 42 कुल मिला के 42 क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर इसमें क्या है, 9 स्वर है और 33 क्या है, 33 व्यंजन है। तो 33 क्या है, व्यंजन वर्ण है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे जगहों पे आप लोगों को कुछ अलग ही यहाँ पे नंबर जो दिया गया है 42, ये अलग कुछ मिला है। पर यहाँ पे आज मैं जो आप लोगों को बोलने जा रही हूँ ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये जो कुल स्वर है वो क्या है, 42 है। ठीक है, और कहीं पे आप लोगों को कितना मिलेगा, 50 भी मिलेगा, वो भी सही है, गलत नहीं है। आप लोगों को ऑप्शन देख के आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 50 है तो 50, और ऑप्शन में अगर 50 नहीं है, 42 है तो 42 आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो स्वर वर्ण है वो 9 दिखाया गया है, 9 स्वर वर्ण है ना। और स्वर वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं, अच भी कहते हैं। वो माहेश्वर सूत्र के अनुसार क्या है, अच भी उसको कहते हैं। मैं एक वीडियो में आप लोगों को माहेश्वर सूत्र और उसका जो प्रत्याहार है उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि स्वर वर्ण को अच भी कहते हैं। और स्वर वर्ण कितने होते हैं, 9 होते हैं। और हल जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं, और वो कितने हैं, 33 है। उसी प्रकार से अयोगवा भी क्या है, 4 प्रकार के हैं। तो कुल मिला के वर्णमाला में वर्ण क्या है, एक तो स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। स्वर वर्ण है 9 और व्यंजन वर्ण है 33 और अयोगवा कितने हैं, 4। तो यहाँ पे देखिए स्वरों का जो विभाजन है वो किस तरह से किया जाता है। स्वर वर्ण के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है। स्वर वर्ण जो किसको कहते हैं, जो वर्ण यहाँ पे दिया गया है, देखिए, जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते हैं, अर्थात जो वर्ण बिना किसी सहायता से बनती है या फिर बिना किसी सहायता से उसका उच्चारण किया जाता है, उन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है ना। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये जो स्वर वर्ण है आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो हम लोगों ने तो आ भी पढ़ा है, आ तो यहाँ पे दिया गया है, आ किधर गए, है ना। पर माहेश्वर सूत्र के अनुसार क्या है, ये जो 9 वर्ण है इन्हीं को क्या माना गया है, स्वर वर्ण माना गया है। ठीक है, और आ और बड़ी ई, बड़ी ऊ, ये जो है इनको क्या माना गया है, इनको क्यों नहीं यहाँ पे दिया गया है, वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो जो वर्ण है, आ है ना, वो किन किन से मिलके बनते हैं, अ और अ। ठीक है, दो अ को अगर आप लोग युक्त करेंगे, 2 अ को अगर संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। छोटी ई 2 मिला के क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक है, छोटी 2 छोटी ऊ मिला के क्या बनेंगे, बड़ी ऊ बनेंगे। ठीक है, उसी तरह से री, ठीक है, जो बड़ी री होते हैं वो भी 2 छोटी री को मिला के बड़ी री बनते हैं। ये जो 4 जो क्या है स्वर वर्ण आप लोगों ने पढ़ा है ना,
तो उनको मिला के कितना होता है, 13 स्वर होते हैं, है ना। तो इसी वजह से कोई एग्जाम में या फिर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को क्या मिलेगा, 13 भी आप लोगों को क्या मिल सकते हैं, स्वर मिल सकते हैं। और ये सही भी है अगर वहाँ पे 9 दिया ना हो तो। और क्या हो सकता है कि अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि कुल स्वर कितने हैं, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 13। वहाँ पे 9 आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, या फिर 9 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। पर अगर 13 ऑप्शन में ना हो और 9 हो तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आशा करती हूँ ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और ये जो कन्फ्यूजन होते हैं हम लोगों को, है ना, कि 13 लिखे या 9 लिखे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 13 होंगे, 9 गलत है, और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि नहीं 9 है, 13 गलत है। ये चीज़ जो है आज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर देखते हैं, फिर चलते हैं पहले की तरफ। यहाँ पे देखिए सर, स्वरों के विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्वरों के जो विभाजन है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो है मूल स्वर, ठीक है। मूल स्वर कितने हैं, वो है 5। और वो क्या क्या है, अ, ई, उ, री और री, ठीक है। ये जो री जो है ये ज़्यादातर संस्कृत जो वेद है, संस्कृत वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, ज़्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं, नॉर्मल जो किताबें पुस्तकें पढ़ते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, मूल स्वर हम लोगों ने पढ़ लिया, ये 5 है, ये याद रहेगा आप लोगों को। और नेक्स्ट है देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है, ये जो 4 जो शब्द वर्ण है इनको, क्योंकि ये जो वर्ण है ये मूल स्वर से ही बना हुआ है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, संयुक्त स्वर कहा गया है। और ये मूल स्वर किन किन से बना हुआ है ये संयुक्त स्वर, देखिए जो ए है ये बना हुआ है अ और ई को जोड़ के, ठीक है। ये दोनों वर्णों को जोड़ के ए बना हुआ है, आई बना हुआ है अ और ए को लेके, ठीक है। इसी वजह से, और बाकी आप देखिए इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, संयुक्त स्वर कहा गया है। ये मूल स्वर में नहीं होते हैं, मूल स्वर को मिला के ये बनते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। बाकी ओ जो है वो भी अ और उ को मिला के होते हैं, और औ अ और ओ को मिला के होते हैं, बनते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये भी याद हो गया होगा कि मूल स्वर जो है वो कौन कौन से है, और संयुक्त स्वर जो है वो कौन कौन से है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं। ये पहले आप लोगों को पढ़ा दिया कि मतलब यहाँ पे देखिए मैंने नोट डाल के लिखा है कि ये आप लोगों को समझ में आ जाए कि 13 और 9 क्यों होते हैं, है ना। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 क्यों है, और यहाँ पे कुल स्वर क्या 13 क्यों है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी स्वर के भेद कितने हैं, स्वर के भेद, ठीक है। स्वर के भेद क्या है ये देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के भेद क्या है, 3 प्रकार के हैं, वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अभी ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री और री। क्यों है ह्रस्व, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करने के लिए क्या होते हैं, एकदम कम समय लगता है। जैसे मैंने बोल दिया, खत्म वहाँ पे। पर जब आप दीर्घ स्वर का प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आ, है ना, आ, ई, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बोलने में, ठीक है। तो इसीलिए अ खत्म हो गया तुरंत ही, और आ थोड़ा सा लंबा चलते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या है, वो है ह्रस्व मतलब छोटा या फिर कम समय के लिए, और दीर्घ मतलब थोड़ा सा लंबा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है, ये ह्रस्व है ना, अ, ई, उ, री, और ये आ, ई, बरियू, री, ए, ओ और औ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर कहा जाता है, इनको मतलब दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अभी और एक मतलब स्वर है, वो क्या है, प्लुत स्वर, जिसको पवित्र स्वर भी हम लोग कहते हैं।
जिनका यूज़ आप लोग कह सकते हैं ओम जो शब्द है उसमें किया जाता है। ओम कहने से आपको मतलब दीर्घ स्वर से भी थोड़ा सा ज़्यादा उसमें क्या लगता है, समय लगता है ना। तो इस तरह के स्वर को क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों से थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं उच्चारण करने में। तो उन सारे वर्णों को क्या कहते हैं, उन सारे स्वर को क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? आशा करती हूँ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने आप लोगों को समझ में आए या फिर आप लोग मतलब अच्छे से नोट डाउन कर सके नोटबुक में, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बोला आप लोगों को, वो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि स्वर वर्ण कितने हैं तो आप क्या करेंगे? तो संस्कृत भाषा में कुल स्वर वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण कितने हैं? 13। ठीक है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण कितने हैं? 9। प्राकृत भाषा के अनुसार स्वर वर्ण कितने हैं? वो भी 9 ही हैं। पाली और अबहत्त भाषा में स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं? 10 है। और हिंदी भाषा में स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। ठीक है। ये देखिए पूरा लिस्ट आप लोगों को बना के मैंने दे दिया है, ये आप लोग याद रखिएगा और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो पूरा 1 सेकंड में आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो चैप्टर है वर्णमाला, इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग कह सकते हैं DSSB हो गए, रीत हो गए, यूपी टेट हो गए, एक या 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो पक्का कर लीजिए आप लोग 1 या 2 नंबर। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर स्वर वर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, है ना। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? हालांकि आप सभी को पता है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से वर्ण स्पर्श होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, है ना, ये सब। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर देखिए व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो जो ये व्यंजन वर्ण है वो स्वरों के सहायता से उच्चारित किया जाता है। बिना स्वर वर्ण के आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क का अगर आप लोग उच्चारण करेंगे तो पीछे क्या होता है, क अ आता है ना। क कहने से पीछे आप लोग अगर उसको कोशिश करेंगे तो अ का एक अ उच्चारित होते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या है, हम लोग मतलब क को क्या नहीं कर सकते, बिना स्वर वर्ण के जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको हम लोग बिना स्वर वर्ण के उच्चारित नहीं कर पाते। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण है उसके भी कई सारे भाग हैं। ठीक है। उन भागों के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला तो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे देखिए व्यंजन जो शब्द है ये मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा है ना। और आप लोग कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और आप लोगों ने सोचा होगा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये क्या शब्द लिख दिया। पर करेक्ट जो है, जो सही जो शब्द है वो क्या है, ये वाला है। हम लोग ये गलत लिखते हैं, फिर भी ये भी यूज़ होते हैं। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो ये देखिए, ये सभी क्या है 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। 33 कुल मिला के 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और उन्हीं में से स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनका भाग तो वो कितने होते हैं, वो 25 होते हैं, 25। ठीक है। तो वो क्या क्या है, पहला तो है क वर्ग। क ख ग घ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सभी जो पूरा जो व्यंजन वर्ण दिया गया है, सभी का जो पहला जो वर्ग है उन्हीं को क्या कहा गया है, जैसे क वर्ग कहा गया है, च वर्ग कहा गया है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कहा गया है ना। पहले वर्ण को लेकर उसको वर्गाकृत कर दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये देखते हैं क वर्ग में क्या है, ये तो आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे,
है ना। यहाँ पे ये सब पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। और ये जो स्पर्श व्यंजन है वो कहाँ तक है, क से लेकर म तक है, ठीक है, क से लेकर म तक है। और यहाँ पे मैंने ये हलंत का चिन्ह क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण लिखते हैं, व्यंजन वर्ण जैसे क हलंत अ, है ना। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था ना कि स्वर वर्ण के बिना स्वर वर्णों के हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, हम लोग का व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से क्या है, मैंने सिर्फ यहाँ पे व्यंजन वर्ण लिखा है, तो इसी वजह से नीचे क्या कर दिया, हलंत लगा दिया, ठीक है। हलंत का मतलब ही है, हलंत लगा के अगर पीछे कुछ एक वर्ड लिखा जाए तो इसका मतलब है उस हलंत लगे हुए शब्द के साथ वो पीछे का वर्ण जुड़ा हुआ है ना। हलंत लगे हुए शब्द के साथ पीछे का जो वर्ण है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क, ठीक है, जो हम लोग उच्चारित करते हैं वो। पर यहाँ पे मैंने सिर्फ व्यंजन वर्ण का जिक्र किया है, तो इसी वजह से मैंने नीचे क्या लगाया, हलंत लगाया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि क से लेकर म तक सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन्हें उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं क से लेकर म तक, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हम लोग जब इन सब शब्दों को उच्चारण करते हैं तो हम लोगों के जो जीभ है वो हम लोगों के मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हैं। जैसे क, मैंने क शब्द का उच्चारण किया तो ये कहाँ से आ रहे हैं शब्द, कंठ से आ रहे, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे, कंठ से आ रहे। पर म है ना, म शब्द कहाँ से आ रहे, यहाँ से आ रहे हैं ना। म, ये देखो दोनों होठ क्या हो गए हैं, ये जुड़ गए हैं म बोलने से, पर क बोलने से तो नहीं जुड़ रहे, वो तो नीचे से आ रहे, वो कंठ से आ रहे। तो इसी वजह से क्या है, ये जो क से लेकर म तक जो अलग अलग जो वर्ण है उसको उच्चारण करने के लिए हम लोगों की जीभ, ठीक है, अलग अलग अंगों को या फिर अलग अलग मुंह के अंदर जो अलग अलग भाग है उसको स्पर्श करते हैं। तो इसीलिए इन सब वर्णों को क्या कहा गया है, स्पर्श व्यंजन कहा गया है। याद रहेगा आप लोगों को, आशा करती हूँ याद रहेगा और समझ भी आ गया होगा, है ना। फिर देखिए, फिर है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण य र ल व, ये जो चार जो वर्ण है इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए, य र ल व इन सारे वर्णों को ना तो स्वर और ना ही व्यंजन वर्ण पूरी तरह से माना गया है, इनको स्वर और व्यंजन के बीच में यानी अंतः में रखा गया है, इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। तो समझ में आ गया कि न तो इन्हें स्वर वर्ण माना गया है न तो व्यंजन माना गया है, दोनों के बीच में रखा गया है, बीच मतलब अंतः, है ना। तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, अंतस्थ वर्ण कहा गया है, ठीक है। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हुए, य र ल व, सिर्फ चार ही है अंतस्थ वर्ण, ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। फिर देखिए, फिर है ऊष्म वर्ण, ठीक है, ऊष्म वर्ण श स स ह, ठीक है। आप देखिए ऊष्म वर्ण कैसे होते हैं, आप प्रोनाउंस कीजिए इन श श स ह, श श स ह करने से आपके मुंह से ना गरम वायु, गरम हवा निकल रहे और यहाँ पे लग रहे हैं। देखिए कोशिश कीजिए एक बार, श श स ह, है ना, हवा निकल के बाहर आ रहे, बाकियों में नहीं आते हैं ऐसे, पर इसमें आते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऊष्म कहा गया है, ऊष्म वर्ण कहा गया है। ऊष्म मतलब गर्म, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि जब इसको हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय गर्म वायु बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऊष्म वर्ण कहा गया है। अभी व्यंजन वर्ण में ये तीन जो है, पहला हुआ स्पर्श, सेकंड हुआ क्या, अंतस्थ य र ल व, और लास्ट हुआ ऊष्म वर्ण। ये तीन वर्ण ही मेन है, आप लोग कह सकते हैं मूल व्यंजन है, ठीक है।
पर इसके अलावा भी कुछ कुछ है जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। देखिए क्या है वो है एक संयुक्त व्यंजन। वो क्या है? संयुक्त व्यंजन। अभी संयुक्त व्यंजन क्या है? देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, इन तीनों वर्णों का आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, यूज किया होगा। पर आप लोगों ने सोचा होगा ये तो हम लोग यूज करते ही रहते हैं, इसमें क्या खास है? इसमें खास है। क्यों? क्योंकि क्ष जो वर्ण है वो क और श से बना हुआ है, ठीक है। त्र जो वर्ण है वो त और र से बना हुआ है, ठीक है। और ज्ञ ज और ञ से बना हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो क्ष, त्र और ज्ञ है ये सिर्फ एक वर्ण से नहीं, दो वर्ण मिलके बना हुआ है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ये मूल व्यंजन तो नहीं है, पर इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग व्यंजन वर्ण में ही क्या करते हैं? इसको भी हम लोग मानते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया आप लोगों का जो है व्यंजन वर्ण, है ना। हम लोगों का स्वर वर्ण जो है वो खत्म हो गया, व्यंजन वर्ण जो है वो भी खत्म हो गया, और अच्छे से आप लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा, है ना। फिर हम लोग चलते हैं अयोगवाह वर्ण के तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये अयोगवाह क्या होते हैं? देखिए अयोगवाह होते हैं कुछ 4 वर्ण है, अतिरिक्त 4 वर्ण है जिसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। वो होते हैं अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय जो है शब्द, उनको क्या कहते हैं? हम लोग अयोगवाह कहते हैं। इसके अलावा भी जैसे हलंत हो गया और चंद्रबिंदु हो गया, वो भी अयोगवाह में काउंट करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग, पर अयोगवाह शब्द में हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते, ठीक है। वो भी हम लोग अयोगवाह के रूप में ही क्या करते हैं? उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अनुस्वार कौन सा है? वैसे तो आप लोग यूज़ करते ही है उस अनुस्वार का, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अनुस्वार क्या है। ये जो अंग है, अंग शब्द आप लोगों ने देखा होगा, अ के ऊपर जो बिंदु है ये, इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है ना। तो ये शब्दों के ऊपर लगते हैं और उसको अच्छे से हम लोग क्या अंग जो है वो उच्चारण करते हैं, है ना। क के ऊपर अगर लग गया तो कंग हो जाएगा, है ना। ग के ऊपर लग गया तो गंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। फिर होते हैं विसर्ग। ये देखिए तो ये जो देखिए 2 बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। और संस्कृत भाषा में अंग और इन दोनों शब्दों का, इन दोनों वर्णों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और ये जो 2 बिंदु है, इन दोनों को क्या कहते हैं? हम लोग विसर्ग कहते हैं, ठीक है। फिर जिह्वा मूल्य वर्ण किसे कहते हैं या फिर अयोगवाह किसे कहते हैं? वो किसको कहते हैं? क और ख के पहले अगर आधे विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ हो तो उसे जिह्वा मूल्य वर्ण कहते हैं। अभी क और ख से पहले क्या है? ये आधे विसर्ग का चिन्ह। तो आधे विसर्ग का चिन्ह जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो ये चिन्ह अगर आपके क और ख के पहले अगर होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? जिह्वा मूल्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है। वो भी एक अयोगवाह ही है। उसी तरह से उपधमानीय जो वर्ण है वो क्या है? अयोगवाह क्या है? प और फ के पहले अगर आधे विसर्ग का चिन्ह या इस तरह के चिन्ह अगर आ गए तो उनको क्या कहते हैं? उपधमानीय अयोगवाह कहते हैं, वर्ण कहते हैं, उपधमानीय वर्ण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो जिह्वा मूल्य और उपधमानीय क्या है कि क और ख से पहले अगर इस तरह के चिन्ह आ गए तो वो क्या कहेंगे? जिह्वा मूल्य। प और फ के पहले अगर इस तरह के चिन्ह आ गए तो वो क्या कहेंगे? उपधमानीय वर्ण कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? आशा करती हूँ ये जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है, आज जो इस वीडियो में मैंने बताया है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है और यहाँ पे जितने भी सारे मैंने चीज़ें दी है ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आएंगे, है ना।
तो 1-2 नंबर तो यहीं से पक्का हो जाएगा आप लोगों का। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।